हेलो नमस्कार छात्रों, आपका मुरली ग्लोबल स्टडी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मुरली ग्लोबल स्टडी चैनल पे आपको क्लास 10 के बायोलॉजी का चैप्टर 1 चल रहा था, जिसका नाम था जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम के पार्ट नंबर ई थर्ड वीडियो है। जैव प्रक्रम का पार्ट नंबर कितना है? थर्ड। पार्ट नंबर आपका वीडियो नंबर कितना है? थर्ड। पार्ट कितना है? 3। अब आगे हम लोग देखेंगे। देखिए, अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नंबर नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट में जा करके वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिएगा। उसके बाद ही पार्ट 3 आपको समझ में आएगा। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग के पढ़ना था पार्ट 3 में हम बताए थे कि हम लोग मनुष्य में पाचन तंत्र पढ़ेंगे। ह्यूमन में पाचन तंत्र माने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो देख लेते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या बातें हम लोग लिखे हैं, क्या क्या हम लोग के पढ़ना है। तो देख लीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग भी और नोट करते जाइएगा। और एक कॉपी जरूर बनाइएगा, कॉपी ले करके बैठिएगा और अपना नोट करते जाइएगा प्रॉपर ढंग से। देखिए इसमें बताया है, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखे हैं कि मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए एक विशेष अंग होता है जो आहार नाल कहलाता है। तो आहार नाल किसे कहते हैं आप लोग समझ रहे हैं। मनुष्य हो गया, चाहे उच्च श्रेणी के जंतु, उच्च श्रेणी के जंतु कहें तो गाय, भैंस, शेर, एक प्रॉपर ढंग के जानवर, जो जितना भी जंगली जानवर हो, पालतू जानवर हो, कीड़ा मकोड़ा है, इशारा के सारा जीव में जो है वो पाचन तंत्र कैसे होता है? आहार नाल के माध्यम से होता है। तो वही बात बोला है कि मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतु में भोजन के पाचन के लिए एक विशेष अंग होता है, एक पूरा विशेष अंग होता है पाचन के लिए, जिसे आहार नाल कहा जाता है। तो आहार नाल किसे कहते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। जैसे हम लोग के पाचन के लिए क्या क्या चाहिए? माउथ में भोजन खाते हैं तो मुंह से हम लोग को पहला डाइजेस्टिव जो है, डाइजेस्ट करना, पाचन शुरू हो जाता है माउथ से। मैंने हम लोग भोजन मुंह में लेते हैं, वहीं पे से हम लोग का भोजन जो है पचना शुरू हो जाता है। कहाँ से? मौत से हम लोग के क्या होता है? भोजन पचना शुरू हो जाता है। तो वही बात बोला, आहार नल किसको बोलेंगे? ये मौत से ले करके ये पूरा सिस्टम को स्टोमेच हो जाए, लीवर हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन जिसे बड़ी आंत, छोटी आंत, पैनक्रियाज, ये सारा के सारा जो है ये क्या आता है? आहार नाल में ही आता है। इसी को हम लोग आहार नल बोलते हैं। ये पूरा सिस्टम को क्या बोलते हैं? आहार नल। अब हम लोग देखेंगे दूसरा पॉइंट, आहार नाल का। मनुष्य के पाचन तंत्र, आप लोग ये बात को समझ रहे होंगे कि आहार नाल क्या है। अगला पॉइंट देखिएगा कि अगला पॉइंट क्या लिखे हैं। अगला पॉइंट में हम लोग क्या लिखे हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, देखते जाइएगा। अगला पॉइंट आपका है कि आहार नाल से संबंधित पाचन ग्रंथि और पाचन क्रिया मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करता है। तो पाचन तंत्र किसको कहते हैं? पाचन तंत्र, तंत्र मैंने होता है मशीन, तंत्र मैंने क्या होता है? मशीन। तो आहार नाल किसको बोलते हैं आप लोग समझेंगे कि बड़ी आंत, छोटी आंत, इस सारा मिल करके पेट हो गया, लीवर हो गया, बड़ी आंत हो गया, छोटी आंत हो गया, एनस हो गया, पूरा सिस्टम मिल करके एक आहार नाल कहलाता है। तो आहार नाल से संबंधित पाचन ग्रंथि, आहार नाल और पाचन ग्रंथि साथ में सारा क्रिया मिल करके पाचन तंत्र बनता है। पाचन तंत्र बनता है माने पाचन का एक मशीन तैयार हो जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं कि पाचन तंत्र का निर्माण हुआ है। चलिए अगला पॉइंट बोला है कि आहार नाल यह एक कुंडलित रचना है। आहार नाल जो है यह एक कुंडलित रचना है। कुंडलित कहें तो एक दूसरे से जुड़ा हुआ रचना है। जैसे हम लोग को माउथ है, माउथ से हम लोग को जुड़ा हुआ है फूड पाइप, जिसे भोजन नली कहते हैं। भोजन नली से हम लोग को क्या जुड़ा हुआ है? स्टोमेच, पेट जुड़ा हुआ है, और पेट से हम लोग के छोटी आंत, बड़ी आंत जुड़ा, एक दूसरे से कड़ी बाई कड़ी कुंडलित रूप से जुड़ा हुआ है। देखिए और क्या बोला है कि जिसका लंबाई करीब करीब 8 से 10 मीटर होता है। मैंने आहार नाल का टोटल लंबाई कितना होता है? 8 से 10 मीटर होता है। यह मुख्य गुहा से शुरू होकर के मल द्वार तक फैला रहता है। मुख्य गुहा से शुरू होकर के कहाँ तक फैला रहता है? मल द्वार तक फैला रहता है। देखिएगा, हम 1 मिनट में आपको बता रहे हैं। मैंने यहाँ से जो आहार नाल शुरू होता है, माउथ से जो आहार नाल शुरू होता है, इसे पूरा के पूरा इसको बोलते हैं फूड पाइप। क्या बोलते हैं? भोजन नली। भोजन नली इसे बोला जाता है भोजन नली।
तो ये माउथ हो गया, माउथ के बाद भोजन नली हो गया, भोजन नली जुड़ा हुआ रहता है पेट से, तब पेट में भोजन आया और यहाँ से आने के बाद छोटी आंत में पूरी तरह से पच जाता है। ये छोटी आंत, बड़ी आंत, और यहाँ पे रेक्टम अनस, माने यहाँ से यहाँ तक के क्रिया के हम लोग क्या बोलते हैं कि आहार नल है। और यहाँ से यहाँ तक के मतलब कहें तो मौत से लेकर के अनस तक, मौत से लेकर मल द्वार तक के लंबाई को हम लोग कितना नापते हैं कि 8 से 10 मीटर इसका लंबाई होता है। हम लोग क्या पढ़े हैं कि यहाँ मौत से लेकर के मल द्वार तक, मुख्य गुहा से लेकर के मल द्वार तक आहार नल का लंबाई कितना होता है, 8 से 10 मीटर। चलिए अगला पॉइंट देखिएगा, इसी का अगला पॉइंट देखिएगा, पाचन तंत्र का अगला पॉइंट क्या लिखे हैं वो बात को देख लीजिएगा 1 मिनट, और वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। ये बात बोला है, इसमें ये पॉइंट आप लोग को बता दिए कि इसका आहार नल का लंबाई कितना होता है, 8 से 10 मीटर होता है। यह मुख्य गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक होता है, मल द्वार तक फैला रहता है। आगे देखिएगा, मुख्य गुहा आहार नाल का पहला भाग है। मुख्य गुहा जो है, मुख्य गुहा मुंह को कहा जाता है, माउथ को कहा जाता है, तो मुख्य गुहा जो है आहार नाल का सबसे पहला भाग है। यह ऊपर तथा निचले जबड़े से घिरा हुआ रहता है। मुख्य गुहा जो है क्या रहता है, ऊपर तथा निचले जबड़े से क्या रहता है, घिरा हुआ रहता है, बंधा हुआ रहता है। अपना माउथ के देख सकते हैं। मुख्य गुहा में सभी जीभ तथा दांत होते हैं। मुख्य गुहा में जो है, मुख्य गुहा में क्या क्या रहता है, जीभ रहता है, दांत रहता है और टंग्स रहते हैं, माने जीभ रहता है और दांत रहता है वगैरह। एंजाइम, लार ग्रंथि निकलती है मुख में से, और क्या निकलता है, लार ग्रंथि निकलता है। तो ये सारा के सारा मुख्य गुहा में ही उपस्थित होते हैं। आगे देखिए, हमारे मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। हम लोग के जो मुंह में लार निकलता है, लार कहे तो थूक, तो हम लोग के मुंह में जो थूक निकलता है, वो थूक निकालने के लिए एक ग्रंथि पाया जाता है, जिसे नाम बोलते हैं, जिसे हम लोग क्या नाम दे रहे हैं कि जिसे हम लोग क्या बोला जाता है, उसे बोलते हैं लार ग्रंथि बोलते हैं, इंग्लिश में सलाइवरी ग्लैंड बोलते हैं। तो क्या क्या बात जाने हम लोग जाने कि हमारा मुख्य गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि होता है। हमारा मुख्य गुहा में कितना जोड़ी लार ग्रंथि होता है, 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, और इसी के माध्यम से हम लोग को माउथ में थूक आता है या लार आता है। आगे देखिए, लार ग्रंथि से निकलने वाली सभी प्रकार के एंजाइम टाइलिन है। माने लार ग्रंथि से निकलने वाले सभी प्रकार के एंजाइम जो है वो क्या कहलाता है, टाइलिन कहलाता है। कौन सा एंजाइम कहलाता है, टाइलिन एंजाइम कहलाता है। टाइलिन आप नाम याद रखिएगा कि जो लार ग्रंथि है उससे निकलता है, उस एंजाइम को क्या नाम है, उस एंजाइम को टाइलिन नाम है। क्या नाम है, टाइलिन। आगे देखिएगा, आगे आपको क्या बोला है, अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट आपको बोला है कि लार ग्रंथि से निकलने वाली सबसे प्रमुख एंजाइम टाइलिन कहलाता है। माने लार ग्रंथि से बहुत सा एंजाइम निकलता है, लेकिन उसमें से सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम को यह टाइलिन एंजाइम है। आगे देखिएगा, भोजन का पाचन मुख्य गुहा से ही प्रारंभ होता है। माने अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हम लोग के भोजन पचना कहाँ से शुरू होता है, तो मुख्य गुहा से होता है। मुख्य गुहा कहें तो मुंह से हम लोग के भोजन पचना शुरू हो जाता है। अगला पॉइंट देखिएगा कि टाइलिन कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। जो हम लोग चावल खाते हैं, चावल से हम लोग के कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, और उस कार्बोहाइड्रेट को कौन पचाता है, टाइलिन एंजाइम पचाता है। और टाइलिन हम लोग के कहाँ से मिलता है, तो मुख्य गुहा में एक लार ग्रंथि, 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, लार ग्रंथि पाई जाती है। उसी लार ग्रंथि से हम लोग को कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। अगला पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट बोला है कि जीभ के ऊपरी सतह कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं, जिन्हें स्वाद कली कहते हैं। हम लोग अगर आप लोग केयर किए होंगे, ध्यान दिए होंगे, तो देखिएगा अपना जीभ निकाल करके उस जीभ पर छोटे छोटे कली टाइप के, अंकुर टाइप के पाया जाता है। उस अंकुर या कली को क्या बोलते हैं, स्वाद कली बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्वाद कली, या टेस्ट बड भी उसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो जीभ के ऊपर छोटा छोटा जो दाना रहता है उसको क्या बोलेंगे, स्वाद कली बोलेंगे। चलिए, यहाँ तक हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में समझ लिए, और अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट आपका यहाँ पे है। अगला पॉइंट क्या है, तो देखते जाइएगा। 1 मिनट, चलिए
अब देखिए बोला है कि इन्हीं स्वाद कली के द्वारा भोजन के मीठा, खारा, खट्टा और कड़वा का आदि का ज्ञान हम लोग को मिलता है। अगर हम लोग कोई चीज भी भोजन खाते हैं तो भोजन हम लोग के स्वाद कैसे पता चलता है? हम लोग के जीभ पर छोटा छोटा दाना नुमा का रचना पाया जाता है जिसको स्वाद कली बोलते हैं, और इसी स्वाद कली के द्वारा ही भोजन का मीठा है कि खारा है कि खट्टा है, ये इसका स्वाद कड़वा है, तीता है, कैसा है, इस सारा के सारा पत्ता जो है किससे चलता है? हम लोग के स्वाद कली के माध्यम से ही पता लगाते हैं। आगे देखिएगा, हम लोग जीभ के बारे में पढ़ लिए, दांत के बारे में, जीभ के बारे में पढ़ लिए, टंग के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे दांत के बारे में। तो बोला है, देखिए ये पॉइंट लिखे हैं हम लोग कि दांत के बारे में जानकारी, दांत के बारे में अब हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देख लीजिएगा दांत के बारे में क्या क्या जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं। दांत है, ये दांत है, दांत के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो दांत में क्या बोले हैं कि दांत का वह भाग जो मसूड़ा से धंसा हुआ रहता है उसे जड़ कहते हैं। जो हम लोग के दांत लगा हुआ रहता है और दांत जो है वो मसूड़ा किसको बोलते हैं? जो ऊपर चमड़ी रहता है जिससे दांत जुड़ी हुई रहती है, उस चमड़ी को या मसूड़ा को हम लोग क्या बोलते हैं? जड़ बोलते हैं। तो वही बात बोला है कि दांत का वह भाग जो मसूड़ा से धंसा हुआ रहता है उसको जड़ कहते हैं। सपोज करिए कि ये मसूड़ा है, ये क्या है? मसूड़ा है, और इसी में दांत इस तरह से जुड़ा हुआ रहता है। तो जो दांत का ये वाला भाग है, ये वाला भाग जो है जो मसूड़ा में धंसा, इसी को हम लोग बोलते हैं जड़। क्या बोलते हैं? जड़ बोलते हैं। तो दांत का जड़ किसे कहते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। अगला पॉइंट देखिए, वह भाग जो मसूड़ा के बाहर निकलता होता है उसे सिर या शिखर कहलाता है। तो सिर या शिखर किसको कहते हैं आप लोग समझ गए होंगे। सिर या शिखर किसको कहेंगे? ये दांत है, इसको जड़ बोलते हैं और इसको शिखर बोलते हैं। तो दांत का सबसे बाहरी वाला भाग जो जिससे हम लोग कटक करते हैं या काटते हैं किसी भी भोजन पदार्थ को, उसी को हम लोग शिखर भाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिखर भाग बोलते हैं। अगला देखिएगा, जड़ तथा शिखर के बीच वाला भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रीवा या गर्दन कहते हैं। तो जड़, ऊपर वाला को जड़ बोलते हैं, नीचे वाला के शिखर बोलते हैं, जो बीच में बच जाता है उसको हम लोग ग्रीवा या गर्दन कहा जाता है। चलिए अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट हम लोग क्या लिखे हैं तो देखते जाइएगा। अगला पॉइंट आपको है कि प्रत्येक दांत के भीतर एक मज्जा गुहा होता है जिसका ऊपर दांत स्थित या डेंटाइन होता है। माने प्रत्येक दांत जो हम लोग के अंदर जो दांत पाया जाता है उस दांत के अंदर जो है मज्जा गुहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मज्जा गुहा उपस्थित होता है जिसका ऊपर दंत स्थित या डेंटाइन होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेंटाइन। उसके ऊपर क्या रहता है? डेंटाइन रहता है। उसके ऊपर क्या रहता है? ये मज्जा गुहा के ऊपर क्या रहता है? डेंटाइन। और समझिएगा, डेंटाइन होता है जो दांत का अधिकांश भाग तैयार करता है। तो कोई पूछ दे कि दांत के सारा भाग को कौन तैयार करता है? तो डेंटाइन करता है। कौन करता है? डेंटाइन, या दंत अस्थि करता है, या दंता अस्थि करता है। आगे देखिएगा, यह हड्डी से अधिक मजबूत होता है। ये जो डेंटाइन होता है ये डेंटाइन हड्डी से भी अधिक मजबूत होता है तथा पीले रंग की होती है। ये कैसा रंग की होता है? ये मज्जा गुहा जो है ये कैसा रंग का होता है? पीले रंग का होता है, पीले रंग की होती है। और सुनिएगा, डेंटाइन के ऊपर एक इनेमल की एक कड़ी परत होती है जो दांतों का सुरक्षा प्रदान करता है। जो दांत के डेंटाइन जो होता है, ये डेंटाइन के ऊपर इनेमल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इनेमल। माने दांत का सबसे ऊपरा लेयर जो रहता है उस लेयर को हम लोग इनेमल बोलते हैं, और उसी इनेमल जो है वो कड़ी परत में होती है। कड़ी माने मजबूत परत में होती है। तो इनेमल जो है शरीर का सबसे मजबूत पदार्थ, सबसे मजबूत भाग है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन है, सबसे कठोर भाग कौन है, तो इनेमल है। क्या है? इनेमल है। इनेमल किसको बोलते हैं? देखिए ये दांत है, सपोज कीजिए कि दांत है, मान लीजिए कि दांत है। तो इस दांत के जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है, सबसे ऊपर वाला जो चमकता है, उसी को हम लोग इनेमल कहते हैं। इनेमल कहते हैं। और समझिए, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग जो है दंत का इनेमल ही कहलाता है। तो हम लोग मानव शरीर के सबसे कठोर भाग किसको बोलेंगे? इनेमल को बोलते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखिए। ये पॉइंट आप लोग जान गए हैं कि इनेमल क्या है, मसूड़ा क्या है, जड़ क्या है, इशारा के सारा आप लोग बात समझ रहे होंगे।
आगे हम लोग देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या आपका है। अगला पॉइंट क्या लिखे हैं? अगला पॉइंट आपका लिखे हैं कि दांत भोजन को काटने तथा चबाने का कार्य करता है। दांत जो है हम लोग के शरीर में क्या काम करता है? हम लोग के शरीर में दांत जो है क्या काम करता है? तो भोजन को काटने में या चबाने में मदद करता है। आगे देखिए, या वयस्क मनुष्य में 32 दांत होता है। मैंने जो जवान मानव रहता है, जवान व्यक्ति रहता है, उसमें 32 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। आगे देखिएगा, दांत 4 प्रकार के होता है। दांत टोटल कितने प्रकार के होता है? 4 प्रकार के होता है। दांत कितना प्रकार के होता है? 4 प्रकार के दांत होती है। पहला दांत का नाम क्या लिखा है कि कर्तनक दांत बोलते हैं, यह इंसिजर भी कहते हैं। दूसरा दांत का नाम है भेदनक। तीसरा दांत क्या है? अग्रच्वर्णक। और चौथा दांत का नाम है च्वर्णक। बात समझते जाइएगा। कर्तनक या इंसिजर दांत उसको बोलते हैं जो सबसे आगे में फ्रंट में दांत लोकता है, जिसको हम लोग काटते हैं जिससे भोजन, उसी को हम लोग कर्तनक दांत बोलते हैं। भेदनक दांत किसको बोलते हैं? आप दांत में देखे होंगे कि एक दांत खोपचाली टाइप के रहता है, जिसमें कुत्ता के भी दांत होते हैं, डॉग के तीत को देखिएगा, एक खोपचाली दांत बगल से दो निकले रहता है, उसी को हम लोग भेदनक या केनाइन दांत कहते हैं। अग्रच्वर्णक किसको? केनाइन के जस्ट बगल में अंदर की ओर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? चबाने वाला दांत, उसी को हम लोग बोलते हैं अग्रच्वर्णक बोलते हैं। अग्रच्वर्णक के जस्ट बाद में पीछे 2 दांत होता है, जो लास्ट में, जिसको चाह बोलते हैं, लास्ट में जो दांत होता है उसको हम लोग च्वर्णक कहते हैं, जो चबाने में मदद करता है। च्वर्णक चबाने में मदद करता है, अग्रच्वर्णक भी चबाने में मदद करता है। आगे देखिएगा, अगला पॉइंट आपको क्या बोला है कि दांतों में अम्लीयता बढ़ने के कारण ही दांत का खराब हो जाना दंत अस्थि क्षय कहलाता है। तो दांत कैसे क्षय होने लगता है तो आप लोग समझ रहे होंगे। अगर दांत आप लोग मुंह को साफ नहीं कीजिएगा तो उसमें अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, अम्लीयता की मात्रा बढ़ जाती है, और बढ़ करके अम्ल जो है दांत को खराब करना शुरू कर देता है। दांत को क्या करने लगता है? खराब करने लगता है। दांत को अस्थि क्षय करने लगता है। दांत को कुछ करने लगता है? क्षय करने लगता है। अगर आप ब्रश नहीं कीजिएगा तो मुंह में अम्लीयता की मात्रा बढ़ जाएगा, अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, और अम्ल की मात्रा बढ़ जाने के कारण मुंह में क्या होता है? अम्ल बढ़ जाता है, और अम्ल जो जब बढ़ जाएगा मुंह में तो आपको दांत को क्या करने लगेगा? क्षय करने लगेगा, खराब करने लगेगा। और उसी क्षय होने लगने के कारण धीरे धीरे आपको दांत में एक छेदा हो जाएगा और सड़ जाता है दांत। आगे देखिए, अगला पॉइंट बोला है ग्रसनी या मुख गुहा। ग्रसनी या मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। तो ग्रसनी किसको कहते हैं सर? आप लोग समझ रहे होंगे। 1 मिनट रुक जाइएगा, आपको डिटेल से समझा देते हैं। देखिए, बोला है कि ग्रसनी मुख गुहा का पिछला भाग, जो मानव का पाचन तंत्र होता है, वो मुख गुहा, मुंह जो है, मुख को जस्ट नीचे, जिसको कंठ बोलते हैं, कंठ के पास एक पीछे मुख गुहा का पिछला भाग जो है वो क्या कहलाता है? ग्रसनी। माने कंठ जो है, कंठ के पास ही ग्रसनी कहलाता है। इसी को हम लोग थायरक्स भी बोलते हैं या ग्रसनी भी कहते हैं। और आगे समझिएगा, इसमें 2 छिद्र होता है। ग्रसनी में, गला में जो है 2 छिद्र होता है, एक निगलने वाला, एक जो होता है यहाँ पे 2 छिद्र होता है, एक निगलने वाला जिसे आहार नाल के अगला भाग ग्रस नली कहलाता है, ग्रस नली में जाकर के खुलता है। ये जो निगलने वाला जो भाग है, ये निगलने वाला भाग कहाँ जाकर के खुलता है? तो ग्रसनी में जाकर के खुलता है। दूसरा आपका है कंठ द्वार। दूसरा क्या था? कंठ द्वार है, जो श्वसन नली में या ट्रैकिया में जाकर के खुलता है। देखिएगा, बात को समझिएगा। हम लोग के जो कंठ होता है, इस कंठ में वो ग्रसनी कहलाता है। जो मुख गुहा है, मुख गुहा के जस्ट पिछला भाग को हम लोग ग्रसनी कहते हैं। और ग्रसनी में 2 छिद्र होता है, 2 छेदा होता है, जिसको बोलते हैं एक निगलने वाला। ये निगलने वाला जो है वो आगे चल करके भोजन नली में जाकर के मिल जाता है, भोजन नली में मैच कर जाता है। एक और छिद्र होता है जिसे कंठ द्वार कहते हैं। इस कंठ द्वार को श्वसन नली के नली में जाकर के मिला हुआ रहता है, जिसे नाक का जो नली रहता है वो फेफड़ा में जाकर के मिला हुआ रहता है। और जो हम लोग भोजन खाते हैं, ये भोजन वाला नली जो है जाकर के, भोजन नली जो है ये
सीधा आपका पेट में स्टोमच में जाकर के सम्मिलित हो जाता है। अगला पॉइंट आप देखिएगा कि कंठ द्वार एवं निगल द्वार के बीच एक पट्टी जैसा रचना होती है जो इपिग्लोटिस क्या कहलाता है, इपिग्लोटिस कहलाता है। माने कंठ द्वार और निगल द्वार किसको बोलते हैं सब लोग समझ रहे हैं, जो भोजन निगलते हैं जिसका माध्यम से उसी को हम लोग निगल द्वार कहते हैं। तो निगल द्वार और कंठ द्वार के बीच में एक पट्टी होती है, पट्टी जैसे रचना होती है जो इपिग्लोटिस कहलाता है। इपिग्लोटिस किसको कह रहे होंगे आप लोग समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे तो 1 मिनट में अभी आप लोग समझ जाइएगा। आगे देखिएगा, इपिग्लोटिस के बारे में समझिएगा। कि मनुष्य जब भोजन करता है तब यह पट्टी कंठ को ढक देता है। जब हम लोग भोजन करते हैं तब भोजन करते समय जब हम लोग निगलने लगते हैं भोजन तो कंठ को क्या कर देता है, ढक देता है, जिससे भोजन श्वसन नली में नहीं जाता है, श्वसन नली में नहीं जाता है। अगर हम लोग जो इपिग्लोटिस होता है, अगर इपिग्लोटिस कंठ द्वार को नहीं ढकेगा तो हम लोग जब भोजन करेंगे तब भोजन के कुछ अंश भी अगर ट्रैकिया में चल जाएगा या श्वसन नली में चल जाएगा तब हम लोग के क्या हो जाएगा, हम लोग के एक बैच छींक देंगे या सरक जाएगा, उसी को बोलते हैं कि सरक गया। कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि कोई चीज खट्टा चीज को खाते हैं तो जरा सा भी अगर आप लोग के चल जाता होगा श्वसन नली में भोजन के मात्रा चल जाता है तो आपको हड़ाक से सरक जाएगा। श्वसन नली बोलते हैं, जो सांस लेते हैं उस नली को श्वसन नली कहा जाता है। अगर सांस लेने वाला नली में आपका भोजन चल जाएगा तो आपको सरक जाएगा। और देखिएगा अगला पॉइंट आपको बोला है कि मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन, मैंने मुख गुहा में जो मुंह में जो लार से सना हुआ भोजन रहता है उन निगल द्वार के द्वारा ग्रास नली में पहुंचता है। मैंने हम लोग जब भोजन खाएं तो मुंह में पूरा सलाइवा से लार से भोजन जो है लटपट हुए रहता है और उस भोजन नली को जो है वो निगल द्वार के द्वारा ग्रस नली में पहुंचता है। ग्रस नली मैंने भोजन नली में पहुंचता है और इस ग्रस नली से होते हुए भोजन अमाशय में पहुंच जाता है। अमाशय माने पेट में पहुंच जाता है। ये भोजन नली से होते हुए भोजन कहाँ पहुंच जाता है, अमाशय में पहुंच जाता है। ग्रस नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। ग्रस नली में जो है भोजन का पाचन नहीं होता, माने पेट में जो है भोजन का पाचन नहीं होता। भोजन का पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में होती है। तो इस बात को आप लोग समझ रहे होंगे। जो है ये पेट है, ये क्या है, पेट है। तो पेट में जो है भोजन पाचन नहीं होता, पेट में भोजन आकर के ठहरता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जाकर के मिल जाता है। सिर्फ आगे समझिएगा अमाशय के बारे में, पेट के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। देखिएगा बोला है यह एक चौड़ी थैली जैसी रचना। पेट जो है, अमाशय जो है एक चौड़ी जैसी थैली रचना है जो उदर गुहा के बाईं ओर है। उदर गुहा माने पेट के जो है हम लोग के बाएं तरफ होता है। बाएं तरफ से शुरू होकर उदर गुहा से फैला हुआ रहता है, अनुप्रस्थ में फैला हुआ रहता है। ये जो है पेट जो है ये हम लोग के बाएं हाथ के तरफ रहता है और वहां से शुरू हो कर अनुप्रस्थ रूप से फैला रहता है। ये पॉइंट आप लोग जानिए। अगला पॉइंट जानिए, यहां से देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट आपका है कि अमाशय का अग्रभाग माने पेट का जो अगला भाग है उसको क्या बोलते हैं, कार्डिक बोलते हैं। कार्डिक क्या बोलते हैं, कार्डिक पार्ट, इसको क्या बोलते हैं, कार्डिक। माने पेट का जो सबसे अगला भाग रहता है उसको हम लोग कार्डिक बोला जाता है। तथा पिछला भाग को पेलोरिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेलोरिक पार्ट। पिछला भाग, पेट के सबसे अगला भाग को हम लोग कार्डिक बोलते हैं, सबसे पिछला भाग को हम लोग पेलोरिक कहते हैं। देखिए किसको हम लोग बोल रहे हैं, आप लोग बात जरा गौर से देखिएगा। थोड़ा सा आप लोग के पेट में देख लेते हैं, पेट को हम लोग देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट वाला भाग जो रहता है इसको हम लोग कार्डिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस भाग को, सबसे फर्स्ट वाला भाग को हम लोग कार्डिक बोलते हैं और ये जो लास्ट वाला भाग होता है इसी को हम लोग पेलोरिक बोलते हैं। तो पेट का
मुख्यतः दो भाग ही दसवां में पढ़ना है, एक कार्डिक पढ़ना जो सबसे फर्स्ट में होता है, और एक बीच में जो होता है उसको पेलोरिक बोलते हैं, और जो बीच में ये जो गुम्फ टाइप के होता है, थैली टाइप के, उसको बोलते हैं बॉडी। तो आगे देखिएगा, ये बात आप लोग समझ गए। अब यहाँ पे आप लोग लेके करके चलते हैं हम लोग। तो कार्डिक क्या है, पेलोरिक क्या है, सब आप लोग समझ गए। आगे देखिए, जठर ग्रंथि की कोशिका 3 प्रकार की होती है। जठर ग्रंथि उसको बोलते हैं जो हम लोग के भोजन को पचाने में मदद करता है, उसी को हम लोग जठर ग्रंथि या पाचन ग्रंथि कहते हैं। तो पाचन ग्रंथि के 3 प्रकार होता है, समझते जाइएगा। एक सलेस्मा जिसे म्यूकस भी कहते हैं, म्यूकस कोशिका, और एक भित्ति या अम्लीय कोशिका कहते हैं। तो हम लोग में जो पाचन तंत्र, पाचन जठर रस या पाचन ग्रंथि जो है, ये मुख्यतः 3 कोशिका से मिलकर के बनी रहती है। एक म्यूकस कोशिका से मिलकर बना रहता है, और एक अम्लीय कोशिका से, और दूसरा जाइमोज कोशिका से या मुख्य कोशिका से मिलकर के बना हुआ रहता है। बात समझिए। अब अगला पॉइंट देखिएगा। अगला पॉइंट आपको है कि इन तीनों प्रकार की कोशिका के स्राव का सम्मिलित रूप है जठर रस या गैस्ट्रिक जूस कहलाता है। इन तीनों कोशिका से जो मिल करके जो जूस निकलता है, उसी जूस को हम लोग बोलते हैं जठर जूस। क्या बोलते हैं? जठर जूस या गैस्ट्रिक जूस। अगला पॉइंट देखिएगा, जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस या सलेस्मा, निष्क्रिय पेप्सिनोजेन होता है। माने ये जो जठर रस है, जठर रस में कौन कौन सम्मिलित है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस, सलेस्मा और निष्क्रिय पेप्सिनोजेन होता है। आगे देखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव जो है अम्लीय कोशिका से होता है। ये जो HCl हम लोग के पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसको बोलते हैं? तो हम लोग जब भोजन पाचन नहीं होता है, तो आप लोग कभी कभी देखे होंगे कि हम लोग के खट्टा खट्टा ढकार आता है, तो जो खट्टा खट्टा ढकार आता है, यही वाला अम्ल आता है। कौन सा अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही आता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हम लोग के पेट में जो खट्टा खट्टा ढकार आता है, उस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण जो है, इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण अम्लीय कोशिका से होता है। किससे होता है? अम्लीय कोशिका से होता है। तो अम्लीय कोशिका से कैसे होता है, ये आप लोग बात को समझिए कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ बनता है। आप बात को समझो, ये अम्लीय कोशिका होता है कहाँ? तो पेट के अंदर मौजूद होता है। आगे देखिएगा, आगे अगला आपका पॉइंट है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोजेन की सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में बदल देता है। बात को समझिएगा थोड़ा सा, एक मिनट चलिए। अब देखिए, यहाँ पे बोला है, क्या लिखे हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव अम्लीय कोशिका से होता है। ये पॉइंट आप लोग जान गए हैं। अगला पॉइंट आपका है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोजेन की सक्रिय से पेप्सिन नामक एंजाइम में बदल जाता है। माने जो HCl अम्ल जो होता है पेट में HCl अम्ल जो है, ये बाद में जो है पेप्सिनोजेन जो है, ये इसको बदल देता है पेप्सिन में। कोची में बदल देता है? पेप्सिन नामक एंजाइम में बदल देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के पेप्सिनोजेन पेप्सिन अम्ल में बदल देता है। अगला पॉइंट देखिएगा, पेप्सिन भोजन के प्रोटीन पर कार्य करता है। ये जो पेप्सिन है, ये पेप्सिन जो है, यही पेप्सिन जो है प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। तो वही बात बोला है कि पेप्सिन भोजन के प्रोटीन का कार्य करता है, पेप्टोन में बदल देता है। जब भोजन में हम लोग प्रोटीनदायक भोजन खाते हैं, उस प्रोटीन को पचाने में जो है ये पेप्सिन मदद करता है। कौन करता है? पेप्सिन मदद करता है। चलिए, ये पॉइंट आप लोग जानिए। अगला पॉइंट देखिए, एक मिनट देखिए, अगला पॉइंट क्या बोला है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जीवाणुनाशक की तरह भी कार्य करता है। जो हम लोग के पेट में खट्टा खट्टा ढकार आता है, उस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है, हम लोग अगर गंदा भोजन खा लेते हैं, तो उस गंदा भोजन में कीड़ा मकोड़ा रहता है, उसको जीवाणु को नाश कर देता है। कौन नाश करता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही नाश करता है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है जीवाणु नाशक में भी काम करता है।
माने कीड़ा मकोड़ा के हम लोग के पेट में गंदा चीज कीड़ा मकोड़ा रहेगा उसको मारने में भी मदद करता है। कौन? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। चलिए अगला पॉइंट आपको क्या है कार्य करता है, भोजन के साथ साथ आने वाली बैक्टीरिया को भी नष्ट करता है। देखिए लिख दिया है, हम लिखे हैं क्या कि भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया जो रहता है उस बैक्टीरिया को भी मारने में मदद करता है। कौन? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए अगला पॉइंट क्या लिखे हैं कि म्यूकस का स्राव जो है म्यूकस कोशिका से ही होता है। हम लोग के पेट में जो म्यूकस का स्राव जो होता है वो म्यूकस कोशिका से ही होता है। म्यूकस अमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथि का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा एंजाइम पेप्सिनो से सुरक्षित करता है। हम लोग के पेट में जो जठर रस जो होता है, पाचन रस या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या पेप्सिनो एंजाइम, इस सारे चीज से सुरक्षा कौन करता है? म्यूकस ही करता है। हम अगर म्यूकस नहीं रहे तो हम लोग के पेट का भीती जो है दीवार जो है वो क्या हो जाएगा? गल जाएगा। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल गला देगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक बहुत हार्ड अम्ल है। अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसी को चेहरा पर बिक दिया जाए तो उसका चेहरा जल सकता है, लेकिन हम लोग के पेट में रहता है फिर भी हम लोग के पेट नहीं जलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग के पेट में जो है म्यूकस रहता है। यही म्यूकस जो है पेट को जलने नहीं देता है, उससे HCl से हम लोग को सुरक्षित रखता है। आगे देखिएगा अगला पॉइंट आपको बोला है कि मनुष्य के अमाशय में प्रतिदिन लगभग 3 लीटर जठर रस का स्राव होता है। हम लोग के जो पेट में जो है उपाचन रस लगभग 3 लीटर निकल जाता है। हम लोग के पेट में जो है HCl म्यूकस इशारा के सारा कितना निकलता है? करीब 3 लीटर निकलता है। जठर रस अगर पूछ दिया जाए आपको क्वेश्चन कि जठर रस करीब हम लोग के पेट में कितना रिलीज होता है, कितना प्रतिदिन स्राव होता है, रिसाव होता है, तो हम लोग बोलेंगे लगभग 3 लीटर होता है। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट लिखे हैं कि अमाशय की ग्रंथि से कभी कभी अत्यधिक अम्लीय स्राव होने लगता है। हम लोग के पेट में जो है कभी कभी HCl अम्ल जो है, HCl जो अम्लवा है HCl, वो कभी कभी ज्यादा स्राव ज्यादा रिलीज होने लगता है, ज्यादा निकलने लगता है पेट में। तब क्या होता है देखिएगा, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। देखिएगा क्या होता है, अत्यधिक जब सीक्रेट होता है, स्राव होता है, तब देखिएगा जिसके कारण इनकी दीवार में सुरक्षित रहने वाले म्यूकस का स्राव घट जाता है। जब हम लोग के दीवार में जब हम लोग के पेट में म्यूकस की मात्रा जब कम जाता है तब क्या होता है? हम लोग के पेट में जलन या दर्द महसूस होने शुरू लगता है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मात्रा बढ़ जाएगा। HCl कहाँ गया ऊपर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब HCl ज्यादा बढ़ने लगता है, पेट में निकलने लगता है, तो म्यूकस जो है कम मात्रा हो जाता है, म्यूकस को दबा देता है। जब म्यूकस कम हो जाएगा तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब बढ़ जाता है तो हम लोग के पेट में जलन महसूस होने लगता है, पेट दर्द देने लगता है। अगला पॉइंट देखिएगा, ऐसा स्थिति में अमाशय की दीवार की आंतरिक स्तर में कहीं गोलाकार या अंदर की ओर एक धंसा हुआ घाव निकल जाता है। ऐसा घाव को अल्सर घाव या पेप्टिक अल्सर कहते हैं। देखिएगा, जिसका भी पेट में अगर ज्यादा अम्ल निकलने लगेगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जब कोई के पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज्यादा मात्रा में निकलने लगेगा तो उसका शरीर में जो है म्यूकस की मात्रा घट जाती है, और म्यूकस की मात्रा घट जाने के कारण, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बढ़ जाने के कारण और म्यूकस को घट जाने के कारण हम लोग के जो पेट का दीवार होता है, वो स्टोमच का अमाशय का जो दीवार होता है, आंतरिक दीवार, उस आंतरिक दीवार में गोल कहीं पे धब्बा या जख्म बना लेता है, और इस जख्म को हम लोग अल्सर घाव के नाम से या पेप्टिन अल्सर के नाम से जानते हैं। ऐसा ज्यादातर कौन सा व्यक्ति में होता है? जो व्यक्ति अधिक दिन तक भूखा रहता है, उस व्यक्ति में ऐसा देखने को हम लोग को मिलता है। देखिएगा अगला पॉइंट क्या लिखे हैं, अगला पॉइंट लिखे हैं कि वैसे व्यक्ति जो लंबे समय तक भोजन के अर्थात या भूखे रह जाते हैं, उन्हें पेप्टिक अल्सर या घाव अल्सर कहते हैं। यह संभावना अधिक होती है। मैंने वैसा ही व्यक्ति को ज्यादातर
ज़्यादातर पेप्टिक अल्सर या घाव अल्सर हो जाता है। तो घाव अल्सर किसको होता है आप लोग समझ रहे हैं, जो व्यक्ति ज़्यादा दिन तक भूखे रहेगा उसको पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज़्यादा रिलीज हो जाएगा और म्यूकस की मात्रा कम जाएगा, तो उसका पेट में जो है जख्म बनाना शुरू कर देगा और उसी जख्म को हम लोग पेप्टिक अल्सर के नाम से जानते हैं। तो अगला पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट क्या है, यहाँ तक आप लोग को पढ़ा दिए। देखिए अगला पॉइंट आपको यहाँ है, क्या लिखे हैं कि अमाशय में प्रोटीन के आंतरिक भोजन की वसा का भी पाचन प्रारंभ होता है। हम लोग के अमाशय, हम लोग को जो अमाशय है, पेट है, इस पेट में जो है प्रोटीन का आंतरिक भोजन वसा भी पाचन होता है। हम लोग के पेट में ही वसा पाचन होता है, वसा माने फैट पाचन होता है। यहाँ वसा का बोला है, यहाँ वसा का आंशिक पाचन एंजाइम गैस्ट्रिक लाइपेज के द्वारा होता है। हम लोग के जो पेट में गैस्ट्रिक लाइपेज होता है, उस गैस्ट्रिक लाइपेज का पाचन जो है कौन करता है, वसा का पाचन कौन करता है, तो गैस्ट्रिक करता है और लाइपेज मिलकर के करता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि पेट में जो है वसा का पाचन तो होता है लेकिन कौन करता है, तो गैस्ट्रिक करता है और लाइपेज के द्वारा होता है। और समझिए गैस्ट्रिक लाइपेज वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है। तो हम लोग के जो पेट में जो वसा होता है, उस वसा को वसा अम्ल या लाइपेज वसा या तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है। बात समझ रहे होंगे कि हम लोग के पेट में जो फैट होता है, उस फैट को गैस्ट्रिक लाइपेज जो है वसा को वसा अम्ल में बदल देता है और वसा अम्ल बदल देता है, चाहे तो उसको ग्लिसरॉल में भी बदल देता है और बदल करके उसको पाचन कर लेता है। अगला पॉइंट समझिएगा, अमाशय में अब भोजन का स्वरूप गाढ़े लेई की तरह हो जाता है, जिसे काइम कहते हैं। जिसे क्या बोलते हैं, काइम कहते हैं। अगर हम लोग भोजन खाएं और चावल खाएं तो चावल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसको पूरा धर के क्या कर दिया, उसको काइम बना दिया, मैंने गाढ़े रंग का गाढ़ा बना दिया, गाढ़ा लेई की तरह बना दिया, और इस गाढ़े लेई को हम लोग काइम कहते हैं। क्या बोलते हैं, काइम कहते हैं। काइम अमाशय को पाइलोरिक छिद्र के द्वारा छोटी आंत में स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। पाइलोरिक क्या है, तो पाइलोरिक जो है वो अमाशय का सबसे पिछला भाग है, सबसे निचला भाग है। तो आप समझ रहे होंगे कि काइम जो है, काइम किसको बोल रहे हैं, खाना के लेई के, जो हम लोग भोजन खाते हैं वो भोजन गाढ़ा जब हो जाता है पेट में, उसी को हम लोग काइम बोलते हैं। ये काइम जो है अमाशय से पाइलोरिक छिद्र, अमाशय के पाइलोरिक छिद्र से होते हुए छोटी आंत में पहुंच जाता है। कौन काइम, काइम यानी भोजन। जैसे देखिएगा, कहने का मतलब है कि जब हम लोग भोजन इसमें खाएं तब भोजन इसमें है, इसमें काइम बन गया, भोजन क्या बन गया, काइम। काइम कहें तो भोजन क्या बन गया, काइम। भोजन क्या बना, काइम बन गया। ये जो भोजन है ये काइम बन गया, माने गाढ़ा लेई की तरह बन गया। ये गाढ़ा लेई जो है पाइलोरिक छिद्र यहाँ पे होता है, पेट के सबसे निचला भाग का पाइलोरिक छिद्र। और ये पाइलोरिक छिद्र जो है, ये पाइलोरिक छिद्र से होते हुए ये काइम जो है भोजन का गाढ़ा ये कहाँ चल जाता है, ये छोटी आंत में चल जाता है और इस छोटी आंत में पूरी तरह से पच जाता है। और पचने के बाद जो अपच पदार्थ रहता है उसको बड़ी आंत के द्वारा होते हुए मलाशय में चला जाता है, रेक्टम में चला जाता है, मलाशय से बाहर निकल जाता है। अगला पॉइंट आपका क्या है, अगला पॉइंट है आपका छोटी आंत। छोटी आंत आप लोग के नेक्स्ट क्लास में आप लोग के बता देंगे। छोटी आंत के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन माने छोटी आंत, छोटी आंत के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। छोटी आंत के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। आपका वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। और वीडियो अगर पसंद आया होगा तो अपना दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, भाई के पास शेयर कीजिएगा, छोटा भाई अगर पढ़ता हो उसके पास अगर शेयर कर दीजिएगा तो उसका भी मदद हो जाएगा। और कुछ सपोर्ट कीजिए ताकि हम भी आगे बढ़ सकें। मेरा भी न्यू चैनल है और खूब मेहनत कर रहे हैं, आप ही लोग के प्रति मेहनत कर रहे हैं ताकि आप लोग का भी कुछ फायदा हो जाए। और लगन से करेंगे, सारा सब्जेक्ट को
करेंगे, आप लोग का जो डिमांड होगा वैसा पूरा करेंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं। क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 था ही, और कल इसका वीडियो नंबर 4 लाएंगे। ये वीडियो नंबर 3 है। तो थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।